बेटा मैं पहले परिचय करा दूं, और जैसे मैं पढ़ा रहा था लेकिन उसका नहीं पूछ पा रहे। आप जानते सिलेक्शन होने के बाद जब बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा मेरा गला जुड़ जाता है, कोशिश करता है। आप मेरे प्रिय छात्र प्रतीक गुप्ता जी हैं, और इन्होंने पहले ही चांस में, जो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, फर्स्ट पहले ही चांस में उत्तर प्रदेश पूछिए 2022 का जो रिजल्ट आया है उसमें सिलेक्शन पाया है। बहुत अच्छी रैंक है आपकी। आपकी ये कोचिंग, आपका ये परिवार, आपकी इतनी शानदार सफलता के लिए हम लोग तहे दिल से आपको बधाई देते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। अब तो अब चले जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, एक दिन की छुट्टी मिलेगी। क्लास में आप कहते थे सर 4 दिन कम पड़ेगा, लेकिन अब तो उसी एक दिन में एडजस्ट करना पड़ेगा। एक स्वाभाविक बात ये है कि लगातार सारे जजेस यहाँ आए, आपको मोटिवेट किए। इनके आने में 2-3 दिन गए, अभी कह रहे थे कि सर 16 तारीख 15 कल सर, कल जो है अंतिम परीक्षा थी मेरी। हाँ, लास्ट एकेडमिक एग्जाम का अब इम्तहान नहीं जरूर। अभी एलएलएम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 15 तारीख को एलएलएम का एग्जाम था, और अभी आते बेचारे इतने मेरे आते ही इन्होंने कहा कि सर आप तो तब से ला पढ़ा रहे हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए। ये आपकी महानता है। 97 से मैं ला पढ़ा रहा हूँ, और 99 की आपकी बर्थ है। जोड़िए देखिए, 98 की बर्थ है, और देखिए कितना जल्दी सब कुछ हो गया। जैसे सारे बच्चे, वैसे आप हाईकोर्ट का रास्ता, हाईकोर्ट जाने का रास्ता एकदम कम उम्र में इतनी शानदार सफलता अपने आप में डिनोट कर रही है। श्योरली ही विल गो टू हाईकोर्ट। तो आज तो मैं कम बोल पाता हूँ, किसी कुछ बोल ले गया। मेरे बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को आप तो सब अपनी सफलता के बारे में कुछ बताएं और इसको मोटिवेट करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ भी जो खड़ा हूँ तो सर के आशीर्वाद से ही खड़ा हूँ, और सर का आशीर्वाद और नहीं होता तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। और सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहनें, छोटी बहनों को प्रणाम। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सफलता एक भगवान रूपी होती है, और इसमें जो सर हैं उन्होंने सही तरह से कोचिंग में महंत रूपी यानी पुजारी रूपी होते हैं। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, भगवान रूपी सफलता प्राप्त करनी है, तो महंत रूपी सर, पुजारी रूपी सर का बहुत योगदान होगा। और उनके बिना, जैसे गुरु के बिना भगवान नहीं प्राप्त हो सकता, उसी प्रकार से सर के बिना ही सफलता तो मुझको तो नहीं लगता कि मिल सकती है। और भी जो यहाँ तक पहुंचा हूँ, 302 लोग सफल हुए हैं। ऐसा नहीं था कि 302 लोग योग्य थे, 50,000 लोगों ने एग्जाम दिया, 80,000 लोग फॉर्म भरे। ये होता है कि किसके केवल में कितनी ज्यादा सहयोग बैठ जा रहे हैं, तो जिसके केवल जितने ज्यादा सहयोग हो गए वो उतना सफल हो गया। ऐसा नहीं है कि जो असफल हो गए हैं तो उनके पास योग्यता नहीं है या वो टैलेंटेड नहीं है। ऐसा होगा कि अगली बार सफल हो जाएंगे, और अगर सफल नहीं भी हो पाए तो और भी उनके लिए प्लेटफॉर्म है और अलग अलग जगह है, वहाँ पे सफल हो जाएंगे। तो उस दिन 5 सितंबर को यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में था, तो भाई छात्र साहब यही कह रही थी, जो लोग सफल हुए वो लोग फिर लोअर जुडिशरी में रहेंगे, जो असफल हुए उसमें 29 लोग हाई कोर्ट के जज हैं और 2 लोग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और मेरे हस्बैंड खुद, उन्होंने भी लोअर जुडिशरी का एग्जाम दिया था, खुद उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। एक बात और बता रही थी वो, ये कह रही थी कि मुझको, मैंने जो उनसे कहा कि मुझको लॉ करना है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझको लॉ करने से इसलिए मना कर दिया। आज मैं जान पाई कि यहाँ पे 55% जो गर्ल्स का सिलेक्शन हो, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझको सिलेक्शन पढ़ने के लिए मना कर दिया। तो यही सब बता रही थी। और
आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे इलाहाबाद में मुझको लगभग 10 साल हुए। 10 साल का रिजल्ट के बाद 11-12 भी मैंने यहीं से किया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी से मैंने 5 ईयर लॉ किया। इसके वर्तमान में LLM कर ही रहा हूँ, पास हो गया और PCLJ में सिलेक्शन भी हो गया और मैं नेट JRF भी क्वालिफाई हो गया। मतलब इस लाइफ में सही टाइम में कंप्लीट कर लिए। बस सफलता में मैं 2 ही लोगों का योगदान था, 2 ही संस्थाओं का योगदान था। एक तो मेरी पेरेंटल संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद फैकल्टी ऑफ लॉ और दूसरा सर का। और मैं आपसे बस यही कहता हूँ, सर जो बता रहे हैं प्री मेंस इंटरव्यू सर का जो नोट्स है वो आप ब्लाइंडली फॉलो करो और सोर्स लिमिटेड रखो। सर का नोट्स का पर्याप्त है कि आप किसी भी टफेस्ट एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हो। थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच रहना चाहिए सर जो पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा थोड़ा और उसमें अंदर जाके देखना चाहिए, टेक्स्ट थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। और वैसे सर मेरा मानना ये है कि सर का इतना नोट्स है वो सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। हमको ज्यादा PhD वगैरह नहीं करनी है, ज्यादा हमको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सपना नहीं देखना है, तो लोअर जुडिशरी के लिए तो सर का नोट्स पर्याप्त है। अब थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है, मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया। वैसे सब लोग आए होंगे बताए होंगे, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबकी थोड़ी थोड़ी अलग प्लानिंग होती है और जो मेरी थी कोई जरूरी नहीं मेरी सबसे अलग हो और सबसे सही भी हो। मैंने वही प्री का एग्जाम होता है, प्री सब लोग देते हैं, मैंने भी प्री दिया। जैसे मेरा BLB कंप्लीट हुआ 2021 में, तो उस टाइम हरियाणा और राजस्थान की वैकेंसी आ गई थी। तो राजस्थान तो मेरा बहुत अच्छा तैयार था और मुझको लगा था मैं राजस्थान क्लियर करूँगा, फाइनल सिलेक्शन पाऊंगा। और हरियाणा के देने गया था, हरियाणा पहले एग्जाम आ गया तो हरियाणा देने गए। तो हरियाणा में तो प्री एक तरीके से कट ऑफ जितनी गई थी 356 और मेरे उसमें नंबर थे 396.4, मतलब 40 नंबर से ऊपर कट ऑफ से था। और दुर्भाग्य रहा कि राजस्थान में 1 नंबर से बाहर हुआ। 74 नंबर आने के बाद मैं कट ऑफ से 3-4% डिलीट हुई, जिसमें 3 मेरे फेवर वाली थी और मैं बाहर हो गया। तो एक दुर्भाग्य होता है और मेरे साथ भी हुआ। मैं आपको एक और अपने साथ बताता हूँ कि 5 मई को हरियाणा मेंस भी लगा हुआ था और मैंने एक कंपनी का एग्जाम होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिससे मतलब एक सीट आई हुई थी और मेरे दोस्त ने कहा कि चलो सब फॉर्म डाल देते हैं। तो मैंने एक सीट में तो कुछ होने वाला है नहीं कि चलो डाल देते हैं, क्या दिक्कत है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं। उसका 9 अप्रैल को पेपर था और हरियाणा का हमारा 5-6-7 को मेंस भी लगा हुआ था और 5 ही मई को MP प्री भी था। तो जब 9 को पेपर देके आए, रात में पापा मना करते रहे नहीं कंपनी कुछ नहीं देना एग्जाम। तो मैंने कहा कंपनी का नहीं, भारत सरकार का एग्जाम है और मेरा एग्जाम देने से थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें बहुत से लोग बैठेंगे, एग्जाम देने से किसी का सिलेक्शन हो जाए तो बात भी सही है। तो उन्होंने काफी मैंने प्रयास किया, राजी हुए रात के 1-1:30 बजे तक। तो फिर मैं अगले दिन सुबह 4 बजे बस पकड़ी और लखनऊ पेपर देने गया। संयोग ऐसा रहा, किस्मत का साथ रहा कि मैं एग्जाम में गया और मेरा उसमें हो गया। यानी एक सीट पे वो 2-3 लोगों को कॉल करते हैं, 3 लोगों के लिए कॉल करते हैं, तो इसलिए 5 और 12 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। 9 अप्रैल को पेपर था, 12 अप्रैल रिजल्ट भी आ गया, अगले दिन इंटरव्यू लेटर भी आ गया 13 अप्रैल को और 5 मई को मेरा बंगलौर में इंटरव्यू होना था। अब 5 मई को बंगलौर में इंटरव्यू होना है, 5, 6, 7 को मेरा चंडीगढ़ में मैच होना है और 5 मई को ही MP का प्री भी होना है। तो जो MP प्री और हरियाणा में जब क्लैश हो रही थी तो कुछ लोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गए, कहा कि एग्जाम को पीछे ले जाइए। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं कुछ नहीं होगा। इसके बाद फिर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो सुप्रीम कोर्ट में 3 मई को सुनवाई चल रही थी और जस्टिस दिनेश बंगाली बेंच सुनवाई चल रही थी। और 1 बजे मेरी ट्रेन भी थी यहीं से चंडीगढ़ की, 4 मई को पहुंचा था, 5 मई को पेपर था। तो पता चलता है 12 बजे आता है कि विनीत शरण सर ने उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार के एडवोकेट से कि आप अपनी डेट को पीछे ले जाएंगे। तो अब 12 बजे पता चलता है, 1 बजे पता चलता है कि उस एग्जाम को पीछे हो गया और ट्रेन तो छूटी गई। अब मेरे पास था तो ट्रेन तो छोड़नी थी, वो क्या मतलब तब जाने का। अब मेरे पास 1 दिन बचा, अब 4 को बचा था, 5 को तो इंटरव्यू देने जाओ तो मंगलौर या फिर MP प्री लो। अब MP प्री भी बिना पढ़े तो कुछ होने वाला है नहीं, यानी कोई भी इतना कोई टैलेंटेड नहीं होता कि बिना पढ़े कुछ करते हैं उसमें। और लोकल भी आता है, लोग बहुत दिनों से पढ़ भी रहे, तो मैं इसमें होने वाला तो है नहीं। अब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो वहाँ भी कुछ नहीं कर पाऊंगा 1 दिन में, तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं क्या जो MP प्री देता हूँ, MP प्री देने गया तो अब देने तो चले गए, होगा, लेकिन उसमें किस्मत का दुर्भाग्य रहा मेरा। 124 नंबर था प्री में, 129 कट ऑफ था, यानी यहाँ से भी एक अब मेरे साथ के लोग यही कहने लगे तुम हर बार 1-1 नंबर से बाहर हो जा रहे हो 2 प्री में,
तो मैंने कहा मेरा तो तभी होता है जब मैं कट ऑफ से 30-40 नंबर ऊपर होऊंगा, नहीं तो मेरा तो कट ऑफ के आसपास होने वाला है नहीं। पापा बताते, पापा ये कहते कट ऑफ पे रहते क्यों, नंबर 10-20 नंबर ऊपर जाते तो पापा कहते थे, तो मैं कहता था कि अरे इतना आसान नहीं होता है। तो कहते क्यों, जो क्वेश्चन आ रहे सब आने चाहिए तुमको, उसमें ऐसा कोई नहीं आना। यही सब रहा, और किस्मत का दुर्भाग्य सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है किसी का कुछ कम होता है, किसी का कुछ ज्यादा होता है, दुर्भाग्य सबका रहता है, सब किस्मत सबकी अच्छी भी होती है। और फिर जब मैं ये यूपी प्री दिया, तो यूपी प्री मुझको जब प्री देते समय मुझको महसूस हो गया था कि मेरा इसमें बहुत अच्छा नंबर आएगा, और मेरा प्री में मैं कम से कम 334 नंबर पाया था प्री में सब। और एक तरीका से मैं अपने साथ के सभी लोगों में हाईएस्ट स्कोर रखा है प्री के लिए। प्री तो निकल गया, प्री की मैं आपको बता देता हूँ कैसे प्री निकलता है। मैं अपना बताता हूँ। जैसे 10 आपने, ये नहीं है कि 100 ऑब्जेक्टिव लगाए आपने और 100 ऑब्जेक्टिव सब लगा दिए और आप कुछ शाम को बताते कुछ नहीं पता चला शाम को। मेरा मानना ये है कि आप 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ो और 10 ऑब्जेक्टिव को ये एनालिसिस करो कि वो किस टॉपिक तक कवर हो रहे हैं। मतलब कोई 10 ऑब्जेक्टिव भी होंगे तो कोई ना कोई टॉपिक कवर कर ही रहे होंगे। जब 10 ऑब्जेक्टिव किस टॉपिक पर है, उस टॉपिक को पहले तो ऑब्जेक्टिव लगा लिए, तो ये पता चला कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद उनका सबसे नोट्स से पढ़ लिया, और उसके बाद उसमें टेक्स्ट बुक है हमारे पास, टेक्स्ट बुक की पढ़ ली। तो उस 10 जो पॉइंट हमने तैयार किया उसका कोई सा वेरिएंट चेंज करते हो, जैसे कोरोना वेरिएंट चेंज होके आ रहे थे ना, तो क्वेश्चन का कोई वेरिएंट चेंज हो जाए लेकिन हमारा वो होना चाहिए क्वेश्चन, और हम तभी सफल होंगे जो सबके गलत होंगे हमारा सही होगा। जब सबने जो सही कर दिया तो फिर हमारा क्या मतलब है, हम कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, कट ऑफ में पहुंचेंगे तो आसपास पहुंचेंगे, फिर किस्मत का सारा देखेंगे, किस्मत होगी तो हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है सबका गलत हो जाए वो हमारा सही हो जाए, तो ये होता है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरा मानना ये कि जो आए उसका चाहे हम 10 ऑब्जेक्टिव भी क्यों ना लगाए, लेकिन वो ऐसा लगा ले कि उससे कहीं कभी क्वेश्चन गलत ना हो, उसके बारे में लगातार कहीं किसी भी एग्जाम में आ जाए वो उस टाइप से क्वेश्चन, तो वहां से गलत नहीं होना चाहिए। और हमने 10 क्वेश्चन पढ़े और 10 हमको हमेशा रिमेम्बर रहेंगे, मतलब महीना 2 महीना 4 महीना। मैं देखता था लोग 200 ऑब्जेक्टिव लगा रहे, 300 ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, लगा रहे हैं और पता चल रहा है कि उनको लगाए भूल गए, आगे कुछ पता नहीं रहा क्या हुआ उनका। तो मेरा मानना यही कि जितना पढ़ो बस वो स्पेसिफिक पढ़ लो, और उसमें फिर आगे कभी दोबारा आगे रिविजन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ लो कि कभी तो गलत होना ही नहीं चाहिए वहां से। ये प्री की स्ट्रेटजी होती है। और मेंस का तो सब लोग बताए होंगे, तो मेंस का मैं अपने 3 बातें बताना चाहता हूँ कि मेंस में क्या होता है कि आप देखते हो सब जो पेपर होते हैं लॉ के, उसमें पहला दूसरा क्वेश्चन लगभग कंपलसरी रखा जाता है। तो कंपलसरी इसलिए रखा जाता है तो हम कंपलसरी क्वेश्चन पे ही वो तुम्हारी क्वालिटी चेक करना चाहते हैं। फिर आपने और आयोग का इंटेंशन भी इसीलिए रखा गया है सर कि कंपलसरी क्वेश्चन होगा तो हर उसको सब लोग करेंगे मैंडेटरी रूप से, तो वहाँ पे क्वालिटी चेक हो जाएगी सब लोगों की। तो मेरा मानना यही कि जो कंपलसरी क्वेश्चन वहां पे तो आप कंप्रोमाइज टाइम का मत कीजिए, वहां पे तो अपनी जितना एफर्ट है पूरा एफर्ट लगा दीजिए और उसकी क्वालिटी इतना अच्छा लिख दीजिए कि जो एग्जामिनर पढ़ रहा हो तो वो लगे कि हाँ मुझको इसी को लेना है, किसी दूसरे को लेना ही नहीं है। और जब वहां पे फिर इसके बाद तुम बाद वाले क्वेश्चन एवरेज भी लिख दोगे ना तो उसका परसेप्शन बैठ चुका होगा कि आगे उसने क्वेश्चन अच्छा लिखा तो बाद वाली एवरेज मार्किंग हो जाएगी हमारी और हमारा काम हो चुका होगा। और जब पहले वाले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ही हमारे गड़बड़ हो गए तो चाहे बाद में कितना भी अच्छा लिख के चले उसके मन में परसेप्शन बैठे कुछ नहीं जानता है, और बाद में क्या होगा वो कितना भी अच्छा लिख के चले आओ फिर भी तुम्हारी एवरेज मार्किंग कर देगा और तुम्हारे सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। ये तो एक सबसे बड़ा मुझको लगा। और दूसरी बात ये लगा कि अपने आंसर्स को जनरल नहीं करते और जो पूछा गया उतना ही स्पेसिफिक करते हैं। अपने आंसर को ज्यादा वीआईपी बनाने के चक्कर में, ज्यादा क्वालिटी बनाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देते हैं। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर जो होता है वो हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता नहीं है तो उसको लगता है कि गलत लिख दिया गया है, तो गलत लिखने के क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन हम तो उसको टॉपिक को और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए उसको लिखे जोड़ के लिखे, लेकिन उसको क्या लगा गलत लिख दिया तो ये नहीं लिखना चाहिए, उसको नंबर माइनस कर देता है। तो मेरा मानना ये कि आंसर एक बैलेंस होना चाहिए, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं बनाना चाहिए कि आंसर में ज्यादा टफ पॉइंट डाल दिए दूसरे को समझ में नहीं आ रहे हैं खुद को समझ में आ रहे हैं, तो एक जनरल आंसर होना चाहिए। और तीसरा हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और क्योंकि हैंड राइटिंग आपको ये श्योर करा देती है कि आप आधा नंबर भी सब क्वेश्चनों में एज ले गए ना आधा नंबर से, तो गारंटी ये है कि 10 टोटल पेपर में 5-10 नंबर भी एज मिल गया पूरे पेपर में तो आप लोगों को पीछे कर दिए। और दूसरा पेपर होता है एक ऐसे वाला,
आप देखते होंगे ऐसे सब लोग कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश में सब अच्छा लिख के आए हैं, सब तो सबको ऐसे 45 नंबर नहीं मिलेगा 50 में से, किसी को 45 मिलेगा, किसी को 20 नंबर भी मिलेगा, और सब कहते हैं सब ऐसे अच्छा लिख के आए। तो यही हमको देखना हो कि ऐसे हम कैसा लिखें कि हमको 40 नंबर पाने हैं ऐसे, तो वहां से बहुत आसान भी होता है नंबर पाना, वहां से लेना। और आप वहां का जो डिफरेंस है 20 और 40 का, 20 नंबर में बहुत से लोग पाते हैं। तो उस ऐसे के गैप कर, लॉ में उस चीज का गैप नहीं कर पाओ, 20 नंबर का बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो मेरा मानना यही कि ऐसे पे कंटेंट क्वालिटी के साथ लिखना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, वहाँ पे कोई लगा सोचे कि हम 1.5 घंटे पेपर है, उसने 3 घंटे दिया तो 3 घंटे पूरा उसमें लगाते हैं। मैं देख रहा था कि लोग 1.5 घंटे 2 घंटे पेपर कर लेते थे, पेपर शॉर्ट था, पेपर छोटा था, एक ऐसे लिखना था और एक ट्रांसलेशन था, तो लोग 1.5 घंटे 2 घंटे में कर ले रहे थे। लेकिन मेरा मानना ये कि उस पेपर में जितना टाइम दिया गया है तो उतना टाइम सब लगा लो, तभी तो हम सबसे बेस्ट लिख पाएंगे ना। नहीं तो हम भी 1.5-2 घंटे में लिख के चले आए, सब लोगों ने लिखा, वो हम भी 1.5-2 बाकी घंटा बैठे रहे, तो हमारा क्वालिटी एक तरह से रेड्यूस हो जाएगी और खत्म हो जाएगा। तो हमको सबसे बेस्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, सबसे बेस्ट एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से हमको ये पाना है 50, हमारा जब ऐसे पड़ेगा वो तो 50 में उसको लगे कहाँ से नंबर कहाँ से काट लिए उसको कम से कम 50-40 नंबर तो उससे लेना ही लेना है ऐसे में। और जो लैंग्वेज का पेपर है वो सिलेक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, की होता है, उसके बिना सिलेक्शन तो मुझको नहीं लगता कि उसके बिना सिलेक्शन हो पाएगा किसी का भी। और लोकल की बात होती है, लोकल ला आप सब लोग जानते हैं, लोकल ला तो यूपी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और लोकल ला परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं वही रिपीट होते हैं, बार बार वही रिपीट होते रहते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को रिवीजन करते रहो और लोग एक जगह लर्न कर लो, मतलब बस वो क्वेश्चन दिखाई दे, उसके बारे में 8-10-15 पॉइंट हमको तुरंत याद होने चाहिए और लिख दिए हमने, वहाँ पे टाइम नहीं लगाना। और उस जो लोकल ला के पेपर क्या देखना चाहता है, वो वहाँ पे सेक्शन देखना चाहता है, तो सेक्शन कितना अच्छा मेंशन किया है, क्योंकि उसको पता है सब आंसर लिखेंगे लोकल ला में। और लेकिन वहाँ पे हमको ये देख रहा है कि वो सेक्शंस हमने कितना रिलेवेंट लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, वहीं पे हमको नंबर ज्यादा देगा। और इंटरव्यू की बात ये होती है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वहाँ पे कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है इंटरव्यू में, और इंटरव्यू एक दिन का प्रयास भी नहीं है। और इंटरव्यू में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सबका रहा, सर ने हमको एक बात बताई थी कि आप कभी इमोरल क्वेश्चन पे एग्री मत होना। अगर वो चीज न बताए होते हाँ, तो आने के बाद ये कहने लगे सर आज मेरा सिलेक्शन रुक जाए, लेकिन कुछ बता तो सर इमोरल क्वेश्चन में मुझको बताइए कभी इमोरल क्वेश्चन पे एग्री मत होना। तो मैं आपको इंटरव्यू के बाद छोटा सा बताता हूँ, वाला बताइए। मेरा 10 साल रोक रहे थे सिलेक्शन, मैं 25 को गया, मैं 25 को इंटरव्यू लगा था और सबसे लास्ट 2 शिफ्ट में सबसे लास्ट कैंडिडेट में ही बचा था, परीक्षा थी वो, और देखिए कैसे निकले। तो सबसे लास्ट कैंडिडेट में भी था और 5:30 बजे का टाइम हो चुका था, सबसे लास्ट में था। मेरा बोर्ड था डॉक्टर राम प्यारे वाला बोर्ड था, तो इस बारे पढ़ के तो मैं गया था सब मेंबरों के बारे में, कौन मेंबर्स किससे संबंधित है, इससे पता चल गया कि उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है। तो मैं सबके बारे में पढ़ा, जैसे उसने कहा इस बोर्ड में जाना तो समझते हैं एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर है, वो लॉ आता नहीं है। और वो आए थे चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय है कानपुर वाला, वहाँ से अभी उनका 1 महीने पहली अपॉइंटमेंट हुआ 7 जुलाई को। तो सबके बारे में हिस्ट्री पढ़ के गया था, कौन कहाँ से आया। तो इससे क्या होता है ना, वहाँ पे सर एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन आप देखिए इंटरव्यू में अगर मेरे इस बात को इन्होंने नजरअंदाज किया होता, आज देखिए शायद रुक जाता। देखिए कैसे रोक रहे हैं सर। जैसे ही पहुंचा उन्होंने कहा BLL टू कंटिन्यू मैंने कहा सर, तो आप इस समय क्या कर रहे हैं सर? इस समय LLM कर रहे हैं, तो कहाँ से कर रहे हैं? तो मैं कहता फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। तो कह रहे LLM कितने साल वाला है? तो 2 साल वाला है। क्या आपने 1 साल वाला क्यों नहीं किया? मैंने सर यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट कोर्स नहीं था, 2 साल वाला कोर्स इसलिए किया। तो कहने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए था आपको। तो मैंने कहा सर यहाँ से फायदे लॉ यहीं से किया था, तो मैंने यहीं से यूनिवर्सिटी से ही फिर मैं उचित समझा और मैंने यहीं से अपना LLM भी किया। और जिसमें कि मेरे LLM में BHU में 5th रैंक आई थी मेरी एंट्रेंस में, और मैंने वो BHU को इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि BLLB के एंट्रेंस में उसने मुझको बाहर कर दिया। कहा तुमने LLB में हमको बाहर हो गया था वहाँ पे, और मैं उसमें वेटिंग में नाम काउंसलिंग कराने गया था, 2-3 लोग हम लोग बाहर हुए थे वेटिंग में आने के बाद। तो मैंने कहा तुमने हमको बाहर कर दिया, LLM में अभी तुम्हारे में एडमिशन नहीं लेंगे। तुमने हमको नहीं लिया, हम तुमको नहीं। तो यही मेरा था। तो मैंने उन्होंने कहा हम आपके गेम खेलेंगे, प्रोफेसर साहब ने कहा। तो अब यस सर के अलावा कुछ बोलना जरूरी, यस सर सबको बोलना होता है। तो मैंने भी कहा जी सर। तो कहने लगे कि 0 से 9 तक डिजिट होते हैं। मैंने जी कि हम इसको डिफरेंट लैंग्वेज में बोलेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वर्ड है।
तो मैं कहा जी, तो उन्होंने वही डिफरेंट लैंग्वेज में बोली, मुझको समझ नहीं आता, फ्रेंच जर्मन रशियन वही होंगे। जैसे उन्होंने उर्दू बोला सिफर, तो मैं समझ गया सिफर 0 बोल रहे हैं, तो मैंने 0 को तुरंत उसका आंसर दिया, तो उस आंसर से सेटिस्फाइड हो गए। इसके उन्होंने सेकंड क्वेश्चन मुझसे किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट रूल एंड गवर्नर रूल। तो मैंने इसका आंसर उनको 1-1.25 मिनट के अंदर बहुत सटीक आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया। तो इसके बाद समझ गया कि लॉ बहुत अच्छा तैयार है, फिर लॉ से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा। फिर हमारे जज साहब ने पूछना शुरू किया, तो जज साहब ने सबसे पहले 3-4 बुकों के नाम लिए और फॉरेन जजों की बुक थी, कहा इनको पढ़ा है? मैंने कहा नहीं सर। क्यों नहीं पढ़ा? तो मैंने कहा सर टाइम नहीं मिला था, और सिलेबस पढ़ते थे, कोर्स पढ़ते थे, कि खाली समय में आप क्या करते हो? तो मैंने कहा सर खाली समय में टीवी न्यूज देखते हैं, पॉलिटिकल डिबेट और नेशनल डिबेट देखते हैं। सोचे कि जो डिबेट जो पॉलिटिकल में में पढ़ के गया था, मैंने कहा अपने इंटरव्यू पे की तरफ लाया जाए और उनसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन सर ने नहीं पूछा मुझसे क्वेश्चन। उन्होंने कहा मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो मैं कहा जी सर। उन्होंने एक बुक जस्टिस चावला की बुक थी, उसके मैं स्टोरी सुनाना शुरू किया। मैंने कहा एक व्यक्ति था और वो अपने जज के पास जाता है पटेटो लेके, कैसे काट रहे हैं और पटेटो लेके जाता है और कहता है कि ये पोटैटो ले लीजिए और मेरे केस को डिसाइड कर दीजिए। जज का मना कर देते हैं। फिर जस्टिस चावला के पास आता है, जस्टिस चावला से कहता है पोटैटो ले लीजिए। जस्टिस चावला कहते हैं चलो पोटैटो ले लेते हैं, चिप्स बनवा देंगे और उसके केस को डिसमिस कर देते हैं। आप ये मुझसे हो क्या करोगे? मैंने कहा सर जज का काम है केस को मेरिट पे डिसाइड करना, और चाहे वो जजमेंट कुछ भी दें, उसका डिस्क्रिप्शन और मेरिट है उसकी, लेकिन हाँ मैं पोटैटो नहीं दूंगा क्योंकि सर एक इलीगल ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा। तो कहने लगे कि अच्छा वो चैम्बर के बाहर रख के छोड़ते चला जाए तो क्या करोगे? तो फिर आपको, तो मैंने कहा सर चैम्बर के बाहर रख के चला जाए तो मैं इसका 2 ऑनर को फाइन करवाऊंगा, और यदि मैं ले लेता हूँ तो किंडल में से एप्रोप्रिएशन का प्रॉपर्टी हो जाएगी। तभी ये प्रोफेसर बोलते हैं बीच में से, अच्छा तुमको आईपीसी बहुत अच्छा आता है। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ बोला नहीं क्योंकि यहाँ पे बोलना ये मैं मतलब है कि क्वेश्चन पूछना शुरू करना। वहीं पे उन्होंने कहा, जो मैं शांत था, उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर जज 2 ऑनर को फाइंड करवाए, तो कह जज साहब मुझको डांटते हुए कह रहे हैं कि जज का काम होता है कि 2 ऑनर को फाइंड करवाना। तो मैंने कहा सर जज भी लॉ से ऊपर नहीं होते, और वो क्राइम करेंगे तो उसको लॉ एप्लीकेबल होगा, और एज पर एज पॉसिबल यहाँ तक संभव खुद या फिर अपने स्टाफ के माध्यम से उसको 2 ऑनर को फाइंड करवाएगा। तो कहने लगे अच्छा ये बताओ कि कोई एडवोकेट आया आपके ना सोफा का ऑफर करें आपको, और सोफा पे क्या करोगे आप? सोफा तुम्हारा हैवी नहीं, तो ले लो सोफा। तो मैं कहा सर सोफा भी नहीं करेंगे। क्यों? मैंने कहा सर ये एक तरीका से इंड्यूस करने का प्रयास है, और मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बता दी थी सिर्फ प्रथा वाला केस था। मैं कहा सर जो एडवोकेट्स होते हैं उनको किसी भी बिजनेसमैन द्वारा या किसी एडवोकेट द्वारा किसी पॉलिटिकल अरेंज पार्टी में शामिल है और उनका दिया हुआ कोई भी ऑफर स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो कहने लगे क्या दिक्कत है, सोफा ले लो, कौन सा काम वो तुमसे करवा ही लेगा, काम मत करना। तो मैंने कहा सर नहीं, ये सब हमारा प्रॉपर फिक्स के खिलाफ है। तो कहने लगे अच्छा ये बताओ कोई मिठाई लेने आए कोई एडवोकेट और कहे मिठाई ले लो, तो मिठाई नहीं लोगे क्या? तो मैंने कहा सर मिठाई भी नहीं लेंगे। अरे मिठाई अच्छी नहीं लगती आपको? मैंने कहा सर मिठाई तो अच्छी नहीं लगती। नो सर, मैंने यही कहा उनसे। उसके बाद क्या कह रहे तुम्हारे पास ह्यूमन राइट्स है या नहीं है, तुम इंसान हो, किसी की बेइज्जती कर दोगे, बेइज्जती कर दोगे, मैं आऊँ आपके यहाँ और आप उसकी बेइज्जती कर दोगे। मैंने कहा सर मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ और मैं वहाँ पे ह्यूमन नहीं हूँ, और इसलिए मेरे ऊपर ह्यूमन राइट्स भी बाउंड नहीं है, प्रोफेशनल एथिक्स मेरे को प्रेफर कर रहा है, और मैं किसी भी तरीका से मैं किसी भी द्वारा किसी भी उसके द्वारा दिया गया मैं कोई मिठाई नहीं लूँगा। रही बात सम्मान की, तो एक पीस खा लेंगे इसका उनका, तो मिठाई का जो डिब्बा है उसको सम्मान वापस कर दिया जाएगा। तो अच्छा कहने लगे कि मिठाई नहीं लोगे, मैं नहीं लेंगे। फिर यही हुआ, उन्होंने उसको एग्री तो नहीं करा पाया। फिर कहते हैं अच्छा ये बताओ आप डॉरी है, इसको डॉरी को कैसे खत्म किया जाए? 1961 में एक्ट आ गई है और अभी तक खत्म तो हो नहीं रही है, सती प्रथा की तरह इसको एकदम से खत्म करने की कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म बताओ। तो मैंने कहा सर लोगों को अवेयर करेंगे। लेकिन अवेयर क्या कर लोगे, IAS PCS इतने लोग होते हैं, वो सब इतना ज़्यादा जानते हैं और भाई इतने डॉरी भी लेते हैं। तो मैंने कहा ये काम नहीं करेगी, तो दूसरी इफेक्टिव मैकेनिज्म बताओ। तो मैंने कहा सर क्या करें, डिवाइन डिस्प्लेजर और स्पिरिचुअल फियर दिखाएं, इसको पाप घोषित कर दें तो लोग डरेंगे नहीं लेंगे। तो कुछ देर शांत रहने का कहते हैं अच्छा ऐसा ना किया जाए कि ब्राइड को एम्पावर कर दिया, उसको डॉरी बना दिया जाए। मैंने कहा सर जी सर, मैंने कहा सर जो दुल्हन ही दहेज है नारा तो समाज में बहुत प्रचलित है, लेकिन अभी तक अपने पर्पज को तो अचीव नहीं कर पाया। तो कहने लगे हाँ ये मेरा विचार है और हो सकता है कि तुम भी सही हो सकते हो। फिर एक दो क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन ले आए, उसके हाई कोर्ट की क्या कुछ सेंट्रल की एक्ट हाई कोर्ट का पावर है रिपील करने की या नहीं, कौन सी एक्ट की गई है, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये सब भी GST पे आ गए। तो GST के लिए
डिफरेंट हाई कोर्ट में पिटीशन पड़ी थी, उसका सुप्रीम कोर्ट ने क्यों डिसाइड किया, उसका पर्पज क्या, जैसा पूछने के बाद सब हो गया। जब प्रोफेसर साहब का नंबर आया तो उन्होंने भी यही 2 क्वेश्चन पूछे कि क्या जज के पास पावर है किसी भी न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ छपी है कॉग्निजेंस लेने की, वह है तो उसका प्रोसेस बताओ कैसे कैसे कॉग्निजेंस लेगा वो। तो मैंने बस 190, 191, 192 को बता दिया था। इसके बाद फिर दूसरे प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आपने BLLB में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो BA के। तो मैंने कहा सर BLLB किया, BA में तो कुछ सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़े नहीं है। तो एक कुछ तो पढ़े होंगे ह्यूमैनिटी के, तो मुझको पता था, मैंने फिलॉसफी सोशियोलॉजी वगैरह पढ़े, वो मुझको आता नहीं है कुछ पॉलिटिकल साइंस में। तो मैंने कहा आप क्या करें, यहाँ फंस गए हम। वो चाह भी रहे थे सर कि हम कोई क्वेश्चनों पे आए, क्योंकि उनको पता है कि लॉ आ रहा है, उसको लॉ से हम पूछना नहीं है, बचना चाह रहे थे। तो मैंने कहा सर हिंदी पढ़ो, मैं जो सब्जेक्ट बताया एक भी नहीं पढ़ा था,